वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 3 सितंबर 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने के अलावा हम जो कल हमारे कुछ आर्टिकल्स रह गए थे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज़, उन्हें भी कवर करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि द हिंदू में फ्रंट पेज पर क्या है। सबसे पहले तो आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई का यह कहना है कि आप किसी भी व्यक्ति के घर को केवल इस आधार पर नहीं गिरा सकते जस्ट बिकॉज वो किसी अपराध में कन्विक्ट है। क्या हो कि कल उसका अपराध साबित ही ना हो। तो जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कल्चर है उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज किया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम करना होगा, क्योंकि अक्सर इस तरीके की एक्टिविटीज़ आम जनता को खुश करने के लिए की जाती हैं। तो अगर अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को गिराया जा रहा है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब आप उस एरिया के सारे ही अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स को गिरा रहे हैं एक ड्राइव के तहत, ना कि टारगेटेड अबॉलिशन हो, किसी व्यक्ति के शेल्टर को उससे छीना जाए जस्ट बिकॉज कि वो किसी अपराध में कन्विक्ट हो गया है। पैरेलली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो फ्लड्स आए हैं उससे हज़ारों लोग होमलेस हो गए हैं। इसके बारे में भी हमारी बातचीत हुई ही थी। हम अपने पहले आर्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 6900 से ज़्यादा करप्शन के केसेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने जो अलग अलग कोर्ट्स में फाइल किए हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं। लगभग 7000 केसेस उनके क्लियर नहीं हुए हैं। 361 केसेस तो ऐसे हैं जो 20 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ऐसा हाल फिलहाल में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक डेटा में रिवील किया गया। बात करते हैं CVC विजिलेंस का मतलब होता है कि आप सही तरीके से ओवरसी करें, देखते रहें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। तो इंडिया में ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया को जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उससे फ्री करता है। मतलब ये है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से फ्री है और सही तरीके से ये काम करता है। विजिलेंस एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की और एडवाइस करता है वेरियस अथॉरिटीज़ को कि वो किस तरीके से अपना विजिलेंस का काम करें। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन है वो ना होने पाए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के एम्बिट में आते हैं। संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसे 1964 में बनाया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसको बनाया था तो इसे एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के तहत बनाया गया था। मतलब साफ है कि ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रही और ना ही कोई स्टैच्यूटरी बॉडी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 2003 में आया इसके लिए एक कानून, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, और उसके बाद CVC बन गई एक स्टैच्यूटरी बॉडी, क्योंकि अब इसको लीगल बैकिंग है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, साथ ही साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स भी होते हैं। 2 से ज़्यादा हो भी नहीं सकते। ये प्रेसिडेंट के बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील काम करते हैं और 3 मेंबर की एक कमेटी इन नामों को रिकमेंड करती है जो CVC में जाते हैं। उन 3 मेंबर्स में एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, दूसरे होम मिनिस्टर होते हैं और तीसरे अपोजिशन के जो लीडर होते हैं लोकसभा में वो होते हैं। इनका टर्म 4 साल का होता है या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये इस बात को इंश्योर करता है कि वो बिना किसी फियर या फेवर के काम करेंगे। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनकी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती हैं वो UPSC के चेयरमैन या चेयरपर्सन के एक्विवेलेंट होती हैं, और जो बाकी के विजिलेंस कमिश्नर होते हैं उनका ओहदा UPSC के बाकी मेंबर्स के एक्विवेलेंट होता है। ये मामला तो हो गया CVC का। हमारा अगला आर्टिकल तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी के बारे में है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। शेख हसीना की सरकार टॉपल डाउन की गई और अब बनी है वहाँ पर एक नई इंटरिम सरकार। वो चाहते हैं कि इंडिया वापस से तीस्ता वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत करे। वहाँ के जो वाटर रिसोर्स एडवाइज़र हैं, उन्होंने जो वाटर रिसोर्सेस मैनेज कर रहे हैं, सईदा रिजवाना हसन, उनका ये कहना है कि अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर पानी का बंटवारा हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कई दफ़ा ऐसे प्रयास किए गए हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच वाटर शेयरिंग बेटर हो जाए। जैसे कि 1983 में एक एडहॉक एग्रीमेंट किया गया था जिसमें तीस्ता का जो पानी है वो 36% बांग्लादेश को मिला था, 39% इंडिया को और 25% अनडिसाइडेड रखा गया। हालांकि इस डिसीजन को
बहुत अच्छी तरीके से पूरे मन से इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया था। 1996 में गंगेश वाटर ट्रीटी हुई थी, ये गंगा नदी के लिए हुई थी। फिर आता है 2011 का प्रपोज्ड एग्रीमेंट, जहाँ पे ये कहा गया कि 37.5% पानी मिलेगा बांग्लादेश को, 42.5 इंडिया को। हालांकि वेस्ट बंगाल की सरकार के विरोध के चलते इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका था। अभी हाल फिलहाल में जो स्टेलमेंट है वो इसी वजह से है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार ये कह रही है कि अगर हम तीस्ता का पानी दे देंगे बांग्लादेश को, तो जो बांग्लादेश को पानी जाएगा वो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल के किसानों का होगा, और इस वजह से ये एक इलेक्टोरल इशू बन जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट रहती है, क्योंकि वो आम जनता को नाखुश करके तो एक वाटर ट्रीटी नहीं करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रिमार्क रहा वो यही रहा कि जब पीएम शेख हसीना की विजिट हुई थी कि हम वापस से डिस्कशंस करेंगे और इस मुद्दे को रिजॉल्व करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन यही रही है कि जो वाटर शेयरिंग होनी चाहिए उसको हम शुरुआत कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के फ्लो के साथ, मतलब कि बांग्लादेश में इनफ पानी का फ्लो मेंटेन रहे, हम उसे भी किसी भी कंडीशन में ब्रेक डाउन ना करें। एक दफ़ा हमने ये कर लिया तो हम बेशक उसके बाद जो वाटर ट्रीटी है, शेयरिंग है, उसके ऊपर भी बातचीत कर ही सकते हैं। बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है वो इस बातचीत को दोहराना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 54 ऐसे रिवर्स हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाती हैं। ये मामला तो तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी का रहा। हमारा ये जो अगला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट, देखो तीस्ता रिवर के बारे में आप यहाँ थोड़ी बातें कर सकते हो क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो सोलामो लेक से है, नॉर्थ सिक्किम में। ये 150 किलोमीटर सिक्किम में ट्रेवल करती है, 123 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में, और फिर ये कूचबहार डिस्ट्रिक्ट जो बांग्लादेश का है वहाँ पर एंटर करती है। 140 किलोमीटर बांग्लादेश में ट्रेवल करने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की, इसकी भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं लाचुंगछू या फिर चाकुंगछू, दिकछू, रानी खोला और रांगपोछू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको जेमुछू, रंगयोंगछू और रंजीत रिवर मिलेंगे। कैचमेंट एरिया इसका 83% इंडिया में है, केवल 17% कैचमेंट एरिया ही आपको तीस्ता नदी का कहाँ मिलेगा, यहाँ पर बांग्लादेश में। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM के बारे में है। एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप किया जाए। यूनियन कैबिनेट को चेयर करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट का सेटअप इनॉग्रेट किया, या उसका जो प्रपोजल है उसको अप्रूव किया। आई विल से प्रपोजल अप्रूव किया। देखिए, सेमीकंडक्टर्स किसी भी इकोनॉमिक डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं। आपके हाथ में जो फ़ोन है, आपके सामने जो लैपटॉप है, उन सभी में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अच्छी नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पूरा मार्केट इंडिया में बड़ा कमज़ोर है। चाइना इस पूरे मार्केट को लीड करता है बिकॉज वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को भी लीड करता है। जो प्रपोज्ड यूनिट है जो सानंद में लगाई जा रही है, ये 3300 करोड़ रुपए से लगाई जा रही है। इसकी कैपेबिलिटी है कि 60 लाख चिप्स, वो खाने वाला नहीं, चिप जो कि सेमीकंडक्टर चिप होता है, उसे हर दिन बनाने के लिए कैपेबल होगी। 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को लगाए जाने का इंडिया में प्लान है, जिसमें से 2 तो गुजरात के में ही लगनी है, एक सानंद में और दूसरी धौलेरा में। इसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए जाने का प्लान है और हमारी कैपेबिलिटी होगी 7 करोड़ चिप पर डे बनाने की। फर्स्ट यूनिट 2023 में सानंद में इनॉग्रेट की जा चुकी है, अप्रूव की जा चुकी है, नॉट इनॉग्रेट, अप्रूव की जा चुकी है, और अगली वाली अब हाल फिलहाल में अप्रूव की गई है। 2021 में इंडिया में सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई। 2021 में जो टोटल फाइनेंशियल आउटले रहा वो 7600 करोड़ का रहा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत जब इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर हम चाहते हैं एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। कई सारे कंपोनेंट हैं हमारे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के विदिन। पहला तो है कि हमें सेमीकंडक्टर फैब्स बनाने हैं। आपने चिप्स देखे हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप, अगर आपने इमेजेस में देखे हों या असल में भी देखे हों, या आपने अपना वो तो देखा ही होगा लाइक सिम कार्ड, तो उसके ऊपर आप देखोगे एक सिलिकॉन का एक चमकीला लेयर होता है। वो जो लेयर होता है ना, उसे ही वेफर कहा जाता है। उस वेफर फैब्रिकेशन को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर फैब्स
बनाने के लिए एक स्कीम होगी, एक डिस्प्ले फैब के लिए होगी जहाँ पे हम डिस्प्ले तैयार करेंगे, LCD एंड ऑल। उसके बाद एक होगा कंपाउंड जहाँ पे सिलिकॉन फोटोनिक्स या सेंसर फैब वगैरह डेवलप किए जाएंगे। और फिर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है जहाँ पर अच्छे डिज़ाइन के ऊपर सरकार की ओर से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो कई सारे कॉम्पोनेंट्स में ये जो हमारा ISM है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 यानी कि 2002 के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में हाईलाइट किया, कई सारे कानून आए हैं 2024 में, कई सारे जजमेंट्स आए हैं से 2024 में जहां पे बातचीत हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, PMLA के बारे में। कहा गया है कि अरेस्ट और बेल को लेकर क्या प्रोविजंस होंगे, किस कंडीशन में आप गिरफ्तार करेंगे, किस कंडीशन में किसी व्यक्ति को बेल मिलेगी अगर वो बुक किया गया है इस कानून के विदिन। तो अब चलिए सबसे पहले तो हम एक केस का जिक्र करते हैं, दैट इज अजय अजीत पीटर केरकर वर्सेस ED 2024। यहां पे अंडर ट्रायल्स के बेल के ऊपर बात की गई। कहा गया कि जो सेक्शन 436A है CRPC का, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 479 बन चुका है, वो PMLA केसेस पर एप्लीकेबल होता है। नोटेबली मैं आपको ये बता दूं कि जो 479 सेक्शन है उसमें अगर किसी के खिलाफ मल्टीपल केसेस आ जाएं तो फिर आप जो है बेल नहीं ले पाओगे। और मनी लॉन्ड्रिंग में अक्सर बहुत सारे केसेस एक साथ लगा दिए जाते हैं। दूसरा मामला आया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का, अरविंद केजरीवाल जी वाला। वहाँ पे कोर्ट ने पूछा कि क्या ज़रूरी था कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि ED को हाई थ्रेशोल्ड रखना चाहिए एविडेंस का जो कोर्ट में एडमिसिबल हो, अगर आप किसी व्यक्ति को सच में गिरफ्तार करना चाहते हैं तो। और बाद में ये पूरा मामला 5 जजेस की बेंच को सौंप दिया गया था। फिर एक बेल एक्सेप्शन का मामला आया था, BRS लीडर के कविता केस, जहां पे जो सेक्शन 45 है वो विमेन के ऊपर अप्लाई होता है। उन्हें सर्टेन केसेस में बेल के राइट्स होते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया ये बोलते हुए कि उन्होंने एक विमेन को बेल नहीं दी, जबकि उनका जो एजुकेशनल स्टेटस था वो काफ़ी लो था और उनके जो लॉयर हैं उन्होंने क्लेम भी किया था कि इस आधार पर उनको बेल दे दी जाए, लेकिन उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया गया था। फिर ED ऑफिसर के सामने कन्फेशन का मामला आया और ये केस था प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे ये कहा गया कि ED के सामने अगर आप कन्फेशन करते हो कि भाई मैंने अपराध किया है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं है, बशर्ते वो ज़बरदस्ती ना करवाया गया हो। तो ऐसे कई सारे केसेस रहे हैं जो हाल फिलहाल में ED से एसोसिएटेड आए हैं। हमारा अगला आर्टिकल ASI के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चीटिंग कर रहा है। चीटिंग कर रहा है, कैसी चीटिंग कर रहा है? वो लोग कॉपी कर रहे हैं पुराने ओल्ड इंस्क्रिप्शंस को और अब उसे वापस से जो टेम्पल्स की वॉल्स हैं उन पे इंस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये तो चीटिंग हो गई ना। मतलब कि आप 1000 साल पुराना जो इंस्क्रिप्शन है उसे अब एक नए मंदिर पे इनग्रेव कर दे रहे हैं। लोगों को लगेगा अरे वाह, ये तो 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये इंस्क्रिप्शन 2024 में तैयार किए गए हैं। खैर, ये चीटिंग तो मजाक की बात हो गई। ASI कमाल का काम कर रहा है। कमाल का काम मतलब ये है कि जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं हम उन्हें वापस से पत्थरों के ऊपर इनग्रेव कर रहे हैं टेम्पल्स में। इससे उन टेम्पल्स की सिग्निफिकेंस इनहेंस होगी और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी कि ये इंस्क्रिप्शंस इतने नए हैं, हालांकि बातें बहुत पुरानी हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन हैं, देखिए इंस्क्रिप्शंस कोई भी ऐसी बातें होती हैं जो स्टोन या मेटल पे इनग्रेव करके लिखी जाती हैं। टेम्पल्स में मत्तुरई वर्देश्वर जो टेम्पल है और अग्निश्वरा टेम्पल है, वहाँ पर इन इंस्क्रिप्शंस को इनग्रेव किया जा रहा है। अब देखो होता क्या है ना कि कई दफ़ा जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं समय के साथ। अगर आप उसे री इनग्रेव कर दें तो बातें बड़ी बढ़िया हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए तो ई-स्टैम्पेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर जो पहले के इंस्क्रिप्शंस हैं हम उन्हें पेपर पे लेके आते हैं, पेन एंड पेपर फॉर्मेट में, और वापस से हम इनग्रेव करते हैं उन्हें नए पत्थरों के ऊपर, ताकि वो बिल्कुल से नए हो जाएं और फिर से हज़ारों सालों के लिए सुरक्षित हो जाएं। थिरुवासी टेम्पल जो है वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस लगाए जा रहे हैं वो कोलुथुंगा चोल पीरियड के हैं। पेरियार करुप्पुर में जो इंस्क्रिप्शंस लगाए जा रहे हैं वो विजयनगर किंगडम के बारे में हैं, जो टेम्पल्स को डोनेशन देने की बात करते हैं। वहीं इंस्क्रिप्शंस ये जो हैं कुछ वो पांड्या किंग सुंदर पांड्यन के समय के भी बताए जाते हैं, जो 12th सेंचुरी के राजा हुआ करते थे। ये मामला हुआ ओल्ड इंस्क्रिप्शंस का।
हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कॉस्मेटिक एक्ट के रूल 170 के बारे में है। आयुष मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि जो रूल 170 है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसको सीरियसली ना लिया जाए। जस्टिस हेमा कोहली और संदीप मेहता ने कहा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये पूरा मामला पतंजलि आयुर्वेद का है। अब आयुष मिनिस्टर ने कहा था नॉट टू इनिशिएट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट रूल 170। देखो, जो आयुष की मेडिसिन हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, इन मेडिसिन को मार्केट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर इन मेडिसिन के क्लियर एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। ये कैसे काम करती हैं, ये कितनी इफेक्टिव हैं, इनके क्या हार्म्स हैं, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हमारे पास होती नहीं है। इसी वजह से इनको मार्केट करना, इन्हें एडवर्टीज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और यही वजह है कि अक्सर लोग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप ये दवा खा लीजिए, इससे आपके बाल एकदम लंबे लंबे काले घने सुनहरे हो जाएंगे, या फिर आप एकदम मजबूत हो जाएंगे, या आपकी सेक्सुअल पावर एकदम बढ़ जाएगी। इस तरीके के फेक क्लेम्स किए जाते हैं जिनका कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं होता। इन चीज़ों को रोकने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 170 इस तरीके के किसी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। अब इस चक्कर में एडवर्टीजमेंट्स बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इसी वजह से आयुष मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस रूल 170 का, बट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इस पर आपत्ति जताने वाला है। 2018 में यहाँ पर आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को रोकने के लिए रूल लाया गया था। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल जो आयुष मेडिसिन की होती है, उसके लिए आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आयुष ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को सबसे पहले तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा और आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। आप सर्टिफिकेट में ये अश्योर करेंगे कि आप अपनी एडवर्टीजमेंट में क्या टेक्सचुअल रेफरेंस दे रहे हैं, क्या मेडिसिन के बैकग्राउंड में कोई रैशनल है, आप कहाँ से, कोई अथॉरिटेटिव बुक है जो इस बारे में बात करती है, क्या एविडेंस है कि ये दवा सेफ है, ये कितनी इफेक्टिव है, इसकी क्वालिटी क्या है। आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में इधर उधर की फालतू बातें नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल ही ना हो। आप कोई ऑब्सीन या वल्गर इमेज या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जाएगा कि कोई मेडिसिन सेक्सुअल ऑर्गन्स को इनहेंस करती है। आप सेलिब्रिटीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस नहीं देंगे कि आयुष मिनिस्ट्री ने इसको वेरीफाई किया है, ये बहुत ही क्रेडिबल मेडिसिन है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप कोई फॉल्स, मिसलीडिंग या एग्जेजरेटेड क्लेम नहीं कर सकते। इस तरीके के प्रोहिबिशंस रूल 170 के तहत लगाए जाते हैं ताकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना होने पाए। ठीक है, हमारा ये जो पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं कि जो ASU DTAB की रिकमेंडेशंस थी उसमें यही कहा गया था कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है वो एक रीज़न था कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की वजह से तो फिर हम एडवर्टाइज ही नहीं कर पाते हैं, काफ़ी मुश्किलें हो जाती हैं। शी बॉक्स पोर्टल की बात आ रही है। शी बॉक्स पोर्टल, विमेन का वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट, कोलकाता का केस, और बीत गया अगस्त का महीना, नहीं मिला कोई जस्टिस और अभी केवल बातें ही हो रही हैं। इस तरीके से अगर जस्टिस को डिले किया गया, इन्वेस्टिगेशंस को पैरेलल पे डाला गया तो बातें दिन ब दिन बिगड़ती जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल में बनाया गया है एक शी बॉक्स पोर्टल। शी बॉक्स पोर्टल एक सिग्निफिकेंट मूव है जो कि विमेन सेफ्टी को इन्हेंस करने का काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के विदिन। यहाँ पर अगर किसी भी विमेन को वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट का कोई केस या सीन फेस करना पड़ रहा है तो अपना केस रजिस्टर कर सकती हैं शी बॉक्स पोर्टल पे। वो ट्रैक कर सकती हैं कि उनकी कंप्लेन पर क्या कार्रवाई की गई है और एक टाइम बाउंड मैनर में उनकी कंप्लेन को एड्रेस किया जाएगा। वर्क प्लेस रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट की केसेस को इफेक्टिवली और सिक्योरली एड्रेस किया जाएगा। एक सेफर और मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। बिना किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के केस को रजिस्टर किया जा सकता है किसी के अगेंस्ट में। चलिए, ये सारे आर्टिकल्स तो आज के थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं कल के कुछ छूटे हुए आर्टिकल्स, यानी कि भूली बिसरी बातें। ओरंग नेशनल पार्क हमारा अगला आर्टिकल है। आसाम की सरकार ने ओरंग नेशनल पार्क की अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो एक टाइगर जिसने एक आर्म्ड होम गार्ड के ऊपर हमला करके उसे जान से मार दिया, वो आदमखोर हो चुका है, उसे कैप्चर किया जाए और जू में रखा जाए, क्योंकि जंगल में वो और ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर सकता है। ओरंग नेशनल पार्क की यह घटना है ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, दारंग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, आसाम के। 1985 में बना था सैंक्चुरी और 1999 में नेशनल पार्क। ये 49th टाइगर रिजर्व भी बना था इंडिया का 2016 में। इसे मिनी काजीरंगा बोलते हैं क्योंकि इसका जो टोपोग्राफी है या फिर मार्शेस, स्ट्रीम्स एंड ग्रासलैंड का सिस्टम है
वो लगभग काजीरंगा जैसा ही है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोज। मैमल्स में आपको ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोज मिलेंगे, पिग्मी हॉग, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड टाइगर्स। 222 स्पीसीज आपको मिलेंगी बर्ड्स की। बाकी रेप्टाइल्स में रॉक पाइथन, ब्लैक करैट, किंग कोबरा, कोबरा और मॉनिटर लिजार्ड्स भी मिल जाएंगी। तो ये तो मामला रहा ओरंग नेशनल पार्क का। हमारा अगला आर्टिकल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम EDRS के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम को लॉन्च किया है। सपोज करिए कि आपके पास एक नोटिस आ जाती है कि आप सही से अपने टैक्सेस पे नहीं कर रहे और अब आप बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको कचहरी जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना केस डील करना पड़ेगा। हो सकता है आपको फाइन्स पे करने पड़े, लेकिन ये फाइन पे करने से ज़्यादा हैरेसिंग हो जाएगा। क्या हो कि आपसे कहा जाए, अरे इतना बवाल मत करो, एक पोर्टल पे जाओ और अपना केस फाइल करो। ओके, सेक्शन 245MA ये इनिशिएटिव है इनकम टैक्स एक्ट के विद इन, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास कंप्लेन है वो फाइल कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट जो टैक्सेस को लेकर आपके सामने आ रहा है वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। इससे लिटिगेशन घटेगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा, उन्हें कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब देखो, सारे केसेस तो नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि बड़े केसेस को तो फिर फिजिकली सुनना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट 10 लाख से कम का है और टैक्स पेयर्स की जो इनकम है टैक्स पेयर की वो भी 50 लाख से कम ही है, तो क्यों उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओगे? ऑनलाइन मामला रिजॉल्व करो और आगे बढ़ो। एप्लीकेशन के प्रोसेस में आप पूरे पोर्टल पे जाके अपना जो ई फाइलिंग है वो कर सकते हो। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी जो है वो 18 रीजन्स में बनाई गई हैं, वो 6 महीने के विदिन आपका मामला निपटा देंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज़ हुई ना। अब जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट पेमेंट पास की सर्विस। पासवर्ड्स एंड पासवर्ड्स, हमारी ज़िंदगी और पासवर्ड्स, कितने याद करें हम पासवर्ड्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाने होते हैं, हमें इस्तेमाल करना होता है बड़े और छोटे लेटर्स को, कोई सिंबल कोई नंबर भी। अब इतने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स कैसे याद किए जाएं? हमें हर पोर्टल पर, हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कई सारे पासवर्ड्स बनाने होते हैं और इतने पासवर्ड्स को याद रखना लगता है कि ज़िंदगी का यही सबसे बड़ा काम है। यूपीएससी की तैयारी छोड़ देते हैं, हम पासवर्ड्स याद करते हैं। हो सकता है इसी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन बेशक इससे कोई नौकरी तो नहीं मिलती। इससे बचने का एक आसान सा तरीका है, क्यों ना हम हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करें। ये बढ़िया तरीका है। हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हैं और हर जगह उसे ही चेप देंगे। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? बेशक नहीं, क्योंकि अलग अलग पोर्टल पर जो आप सेम पासवर्ड डालते हैं, अगर वो किसी एक दफ़ा किसी हैकर के निशाने पे गया तो आपका पूरा डिवाइस, आपके पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पैरल पे आ जाएंगे, आप खतरे में हैं। लेकिन मैं अपना पासवर्ड किसी पोर्टल पे डालूं ही क्यों? क्या हो कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते वक्त अपना पासवर्ड डालूं ही ना। बिल्कुल यही मॉडल ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा है मास्टर कार्ड। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो 2 पासवर्ड्स या 2 कीज क्रिएट होंगी, एक होगी टेम्परेरी और एक की होगी परमानेंट। लेकिन वो की आपके बिना किसी पासवर्ड के होगी। जो टेम्परेरी की होगी वो जाएगी आपके, सपोज आप अमेजॉन से कोई चीज खरीद रहे हैं तो अमेजॉन के पास, वो आपके सही पासवर्ड को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जो एक परमानेंट की जो आपके पास ओपन होगी वो भी आपको कोई पासवर्ड एंटर किए बिना बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए ओपन करना होगा। आप जैसे ही अपने बायोमेट्रिक या फिर फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए उस पासवर्ड को ओपन करेंगे जो आपके डिवाइस में है, उसके जरिए जो वो पासवर्ड है जो आपके, सपोज करिए कि अमेजॉन के पास है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आसान भाषा में बताता हूं, अब आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप अपना अंगूठा लगाइए या फिर अपना फेशियल रिकॉग्निशन ऑन करिए और इसके जरिए आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड को एंटर किए। ना मुश्किल पासवर्ड, ना आसान पासवर्ड और ना ही 1000 पासवर्ड। पेमेंट एग्रीगेटर जैसे कि जस्ट पे, रेजर पे और पेयू, ये सभी मीडिएटर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स जैसे कि एक्सिस बैंक को यहाँ पे मास्टर कार्ड ने अलाइन किया है खुद के साथ। इस तरीके के डिवाइस बेस्ड बायोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करने के पर्पज से। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं जो आज आपने आंसर करने हैं। तीस्ता नदी के बारे में ये सवाल है। तीस्ता नदी का सोर्स वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है। रिवर रंजीत सिक्किम ओरिजिनेट होती है, तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता रिवर बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाते हुए। दूसरा क्वेश्चन सीवीसी के बारे में है।
सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के तहत बनाई गई, मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें 4 से ज़्यादा विजिलेंस कमिश्नर्स नहीं हो सकते। सीवीसी किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल के बाहर है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। बताइए यहाँ पे कौन सा गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।